एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम हिंदी में समझते हैं कि इनका आखिर अर्थ क्या होता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हिंदी मीनिंग कर्तवाच्य यानी कर्ता और कर्मवाच्य यानी कर्म वाच्य होता है। कर्तावाच्य में यानी कर्तवाच्य में कर्ता एक्टिव रहता है यानी कि मैन रहता है, अर्थात कर्ता पर बल दिया जाता है। और जबकि कर्मवाच्य में कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। तो सीधी सी बात कहें कि एक्टिव वॉइस में कर्ता मैन रहता है और पैसिव वॉइस में कर्म मैन रहता है, यानी कर्म पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो इसका पहला जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अभी तक आपने जो वाक्य पढ़े हैं उनमें कर्ता द्वारा कार्य किया गया, अर्थात एक्टिव होता है। जैसे कि वह कार ठीक कर रहा है, ही इज़ रिपेयरिंग द कार। तो इसमें जो कर्ता है वो मैन है, मतलब वह कार ठीक कर रहा है, कार ठीक कर रहा है, ही इज़ रिपेयरिंग द कार। जैसे कि दूसरा वाक्य है वे घर की सफाई कर रहे हैं, दे आर क्लीनिंग द हाउस। तो इसमें जो कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है वो मैन है, यानी कि कर्ता पर जोर दिया जा रहा है कि वे घर की सफाई कर रहे हैं। बल्कि ऐसा पैसिव वॉइस में नहीं होता है। पैसिव वॉइस में कर्म मैन रहता है। ये वाक्य एक्टिव वॉइस के हैं, इनमें कर्ता वह और वे हैं जो कार्य करते हैं, एक्टिव वॉइस हैं। लेकिन ध्यान दें, यदि हमें निम्न प्रकार से वाक्य बनाने हैं, मतलब पैसिव वॉइस की वाक्य बनाने हैं, तो कार ठीक की जा रही है, इसमें क्या है कि जो कार शब्द है वो ऑब्जेक्ट है, तो इस पे जोर दिया जा रहा है। इसी तरह के वाक्य हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। या कार उसके द्वारा ठीक की जा रही है। दूसरा वाक्य था कि वे घर की सफाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस प्रकार से बनाया जाएगा पैसिव वॉइस में, घर की सफाई की जा रही है, घर की सफाई की जा रही है, या घर की सफाई मजदूरों द्वारा की जा रही है। इसमें घर जो है ऑब्जेक्ट मैन है। अब बात करते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन हिंदी। अब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के दो वाक्य लिखकर उसमें तुलना करेंगे, जिससे कि आपको इसे समझने में और भी आसानी होगी। जैसे पारुल हेल्प हर मदर, पारुल हेल्प हर मदर। तो इसमें पारुल शब्द जो है वो सब्जेक्ट है, नाउन है, तो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो इसी प्रकार हमें अगर पैसिव वॉइस का बनाना है तो हर मदर मतलब ऑब्जेक्ट ही पहले आ जाएगा। हर मदर इज़ हेल्पेड बाय पारुल। जो मुख्य क्रिया है वो तीसरा रूप उपयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। ध्यान रखना, हर एक वाक्य में तीसरा रूप मुख्य क्रिया का उपयोग किया जाएगा। तो हर मदर इज़ हेल्पेड बाय पारुल, और इसकी जो सहायक क्रिया है वो भी चेंज हो जाएगी, जो हम आगे की वाक्यों में आपको समझाएंगे। तो समझते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं पैसिव वॉइस के। संक्षेप में, जब कर्ता कार्य करता है तो कर्तवाच्य होता है, और जब कर्ता के लिए कुछ किया जाता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब हम इन्हीं वाक्यों को कालों यानी कि टेंस के क्रमानुसार देखेंगे। अब बात करते हैं हम उनकी जो पैसिव वॉइस के प्रकार नहीं होते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पैसिव वॉइस नहीं होता है। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पैसिव वॉइस नहीं होता है। तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस में 12 प्रकार होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में 1 2 3 4 यानी कि 8 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार ये नहीं होते हैं, जो मैंने बता दिया आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इस वर्तमान काल के उपभाग में पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्म यानी ऑब्जेक्ट को कर्ता सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। सीधी सी बात है, कर्म को कर्ता में बदल दिया जाता है। दूसरी बात है कर्ता के अनुसार, ध्यान रखना, कर्ता के अनुसार इज एम आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया का हम तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं ताकि आपको इसे समझने में और भी आसानी होगी। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑब्जेक्ट यानी कर्म को कर्ता बना दिया जाता है, और कर्ता के अनुसार इज आर एम सहायक क्रिया का हम प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को।
जैसे कि एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना आई जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कर्म यानी कि ए लेटर को सबसे पहले रखेंगे। आ लेटर इज़ रिटन बाय मी, मतलब आई का जो पैसिव हो जाता है वो मी हो जाता है। ध्यान रखना आई का क्या हो जाता करता, मी हो जाता है। तो आई लेटर इज़ रिटन बाय मी। दूसरा है व्हाट डू यू वांट, तो हम व्हाट इज़ वांटेड बाय यू, यू का ही यू रहेगा करता। जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं। व्हाट इज़ मतलब यू का जो सहायक क्रिया रहेगी वो इज़ रहेगी। व्हाट इज़ वांटेड बाय यू मतलब आपके द्वारा क्या चाहा जाता है। और जो एक्टिव का था आप क्या चाहते हैं, लेकिन जब पैसिव में बदलेंगे तो हो जाएगा आपके द्वारा क्या चाहा जाता है। व्हाट इज़ वांटेड बाय यू यानी कि वांट का क्या हो जाएगा तीसरा रूप वांटेड। आइए बात करते हैं हम और एग्जाम्पल्स की। जैसे कि बी एक्सेप्ट गुड न्यूज़, हमें शुभ समाचार की आशा है। जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो गुड न्यूज़ यानी जो कर्म है वो पहले आ जाएगा। गुड न्यूज़ इज़ एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट का जो तीसरा रूप है मुख्य क्रिया का वो एक्सेप्टेड हो जाएगा बाय अस। बी का ध्यान रखना अस हो जाएगा, जो करता है बी का अस हो जाएगा। तो गुड न्यूज़ इज़ एक्सेप्टेड बाय अस मतलब बाय के बाद हम कर्ता को रखते हैं। दूसरा है सी एंजॉय अ साउंड स्लीप, वह गहरी नींद सोती है। तो यहाँ पे आ साउंड रखेंगे सबसे पहले। आ साउंड स्लीप इज़ एंजॉयड बाय हर, सी का क्या हो जाएगा कर्ता हर हो जाएगा बाय हर। तो आ साउंड स्लीप इज़ एंजॉयड बाय हर, एंजॉय का थर्ड फॉर्म क्या है एंजॉयड। तो आ साउंड स्लीप इज़ एंजॉयड बाय हर। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो वर्तमान काल की इस भाग में पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और इससे पहले कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया जो है इज बीइंग आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना सहायक क्रिया इसमें क्या रहेगी इज बीइंग और आर बीइंग। जब कर्ता एक वचन हो तो इज बीइंग और जब कर्ता बहुवचन हो तो आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो सहायक क्रिया है इज बीइंग और आर बीइंग मतलब कर्ता के अनुसार हम इन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और सभी में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यूज होगा। तो ध्यान रखना मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यूज होगा सभी प्रकार में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर इंडेफिनिट कोई भी हो, तो उसमें मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे। तो आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आइए समझते हैं कुछ उदाहरणों से। इसका पहला उदाहरण है आई एम ड्राइविंग अ स्कूटर। ये तो है एक्टिव वॉइस, मैं एक स्कूटर चला रहा हूँ। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आई स्कूटर यानी कर्म को पहले रखेंगे और जो आई का मी हो जाएगा करता, तो इसलिए हम इज बीइंग का प्रयोग करेंगे। एक वचन करता है ड्राइव का ड्राइवन हो जाएगा। तो आई स्कूटर इज बीइंग ड्राइविंग बाय मी मतलब मेरे द्वारा एक स्कूटर चलाया जाता है। अब है व्हाट सुरुचि इज डूइंग, सुरुचि क्या कर रही है, ये प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर व्हाट को हम सबसे पहले लेंगे। व्हाट इज बीइंग डन बाय सुरुचि मतलब नाम है नाउन है इसलिए जो कहते हैं हम रखेंगे। तो एक वचन कर्ता के साथ मैंने बताया था सहायक क्रिया इज बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट इज बीइंग डन, डू का डन हो जाएगा तो बाय सुरुचि। तो आशा है कि आप इन एग्जाम्पल को समझ चुके होंगे। पहला था आई एम ड्राइविंग अ स्कूटर, तो आई स्कूटर इज बीइंग ड्राइवन बाय मी। अब बात करते हैं हम इसके तीसरे रूप की। तो इसका जो तीसरा रूप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान काल के इस भाग में पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब का हम तीसरा रूप प्रयोग करेंगे मुख्य क्रिया का। और ही सी इट सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, यू बी दे बहुवचन प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना कि हम एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे और जो मुख्य क्रिया है उसका हम तीसरा रूप यूज करेंगे। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा रूप। पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हमें सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रखना पड़ता है। और जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल एक्टिव वॉइस की तरह होता है। तो ध्यान रखना कि हमें सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखना है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रखना है। तो आप समझ चुके होंगे कि हमें इस पैसिव वॉइस में किस फॉर्मूले के अनुसार वाक्य को जमाना है। और मैंने बता दिया है कि तीसरा रूप मुख्य क्रिया का और सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार ही हम रखते हैं।
तो जैसे कि इस तीसरे पार्ट में एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ यानी यू वी दे यानी प्लूरल नंबर के साथ यानी बहुवचन के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या करना है। आइए चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल की ओर कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसका जो पहला सेंटेंस है, नेहा हैज़ रीड अ बुक, यानी कि नेहा ने एक पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसको हमें पैसिव में बदलना है। तो सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट है आ बुक को हम पहले रखेंगे। आ बुक हैज़ बीन रीड बाय नेहा, नेहा जो है वो एक वचन है, इसलिए हम हैज़ बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। और रीड का जो थर्ड फॉर्म है वो रीड ही है, रीड मतलब इसके तीनों फॉर्म एक से हैं, इसलिए हम रीड का यूज करेंगे। तो आ बुक हैज़ बीन रीड बाय नेहा। दूसरा वाक्य है अंकित हैज़ संग आ सॉन्ग, तो हैज़ बीन आ सॉन्ग सबसे पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हैज़ बीन संग बाय अंकित, अंकित जो है वो एक वचन करता है, इसलिए हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। तो अंकित हैज़ संग आ सॉन्ग का बन जाएगा आ सॉन्ग हैज़ बीन बाय संग बाय अंकित, अंकित द्वारा ये गीत गाया गया। अगला सेंटेंस है दे हैव पोस्टेड ऑल द लेटर्स, उन्होंने सभी पत्र डाल दिए हैं। इसको हम पैसिव में सबसे पहले बदलेंगे, तो उसका जो कर्म है ऑल द लेटर्स को रखेंगे, ऑल द लेटर्स। और जो दे है वो बहुवचन, इसलिए हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन पोस्टेड बाय देम, दे का देम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस की, क्योंकि इसका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता नहीं है, इसलिए हम पास्ट इंडिफिनिट की बात करेंगे। तो भूतकाल के इस उपभाग को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वर्ब यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप उपयोग करेंगे। पहले कर्ता अर्थात सब्जेक्ट यदि एक वचन हो तो हम बाज का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, और कर्ता यदि बहुवचन है तो हम काय का प्रयोग करेंगे वेयर का। तो ध्यान रखना इसकी जो सहायक क्रिया है वो वाज और वेयर है। तो एक वचन कर्ता सब्जेक्ट के साथ हमें वाज का प्रयोग करना है और बहुवचन कर्ता के साथ हमें वेयर का प्रयोग करना है। आइए समझते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल द्वारा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई रोट अ लेटर, तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो करता है वो मैं है, इसलिए आ लेटर सबसे पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद वाज रिटन बाय मी, मतलब मी आई का हो जाएगा क्या मी, इसलिए आ लेटर वाज रिटन बाय मी। दूसरा वाक्य है हु स्टोल माई पेन, किसने मेरा पेन चुराया। तो बाय हु का हुम हो जाएगा, ध्यान रखना हु का हुम, बाय हुम माई पेन वाज स्टोलन, स्टोल का क्या हो जाएगा स्टोलन। तो किसने किसके द्वारा पेन चुराया गया, बाय हुम बाय माई पेन वाज स्टोलन। अब समझते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। भूतकाल के इस उपभाग में पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब का तीसरा रूप अर्थात थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और पहले कर्ता यानी एक वचन कर्ता के साथ हम वाज बीइंग और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर बीइंग का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। यदि कर्ता एक वचन है तो वाज बीइंग लगाना, और यदि कर्ता बहुवचन है तो वेयर बीइंग का प्रयोग करना है। तो ध्यान रखना, मैंने बता दिया है कि कौन कौन सहायक क्रिया का प्रयोग करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और मैंने बताया पहले ही बता दिया कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सभी में यूज होगा, सिर्फ पैसिव वॉइस में, एक्टिव में नहीं। एक्टिव में सिर्फ परफेक्ट टेंस में होगा। तो ध्यान रखना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सहायक क्रिया का ध्यान रखना है और कर्ता का। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल द्वारा। इसका पहला एग्जाम्पल है सुरुचि वाज ड्राइविंग अ कार, सुरुचि कार चला रही थी। तो आकार सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, वाज बीइंग ड्राइवन बाय सुरुचि, सुरुचि है एक वचन करता, इसलिए हम वाज बीइंग का प्रयोग करेंगे। ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्राइविंग का क्या हो जाएगा ड्राइवन, तीसरा रूप। तो आ कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय सुरुचि, मतलब कार सुरुचि द्वारा चलाई जा रही थी। आइए समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल द्वारा। हु वाज मेकिंग अ नॉइस, शोर कौन मचा रहा है, ध्यान रखना इसमें कर्ता नहीं है। तो बाय हुम, हु का क्या हो जाएगा हुम, हुम वाज अ नॉइस बीइंग मेड, वाज अ नॉइस बीइंग मेड। तो किसके द्वारा शोर मचाया जा रहा था, किसके द्वारा शोर मचाया जा रहा था, बाय हुम वाज अ नॉइस बीइंग मेड। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की।
भूतकाल के इस भाग में पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब क्रिया की तीसरी अवस्था अर्थात थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। इस टेंस में एक वचन या बहुवचन तो कोई अंतर नहीं होता है। ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया सिर्फ होती है हैड बीन, चाहे वो कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, हमें सिर्फ हैड बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करना है और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यूज करना है। आइए चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसके। तो इसका पहला एग्जाम्पल है द टीचर हैड कॉल्ड द रोल, अध्यापक ने हाजिरी लगाई। तो द रोल सबसे पहले लगेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद हैड बीन सहायक क्रिया, कॉल्ड का कॉल्ड ही रहेगा क्योंकि इसमें भी तीसरा रूप है, उसमें भी तीसरा रूप, बाय द टीचर। द टीचर जो है वो क्या है, तो करता है, इसलिए हम बाय द टीचर लास्ट में रखेंगे। दूसरा वाक्य है वाई हैड ही सोल्ड हिज हॉर्स, उसने अपना घोड़ा क्यों बेच दिया। तो वाई हैड हिज, ही का क्या हो जाएगा, हिज। वाई हैड हिज हॉर्स बीन सोल्ड बाय हिम, सोल्ड थर्ड फॉर्म रहेगा, बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। जैसे एक और वाक्य है दे हैड मिस्ड द ट्रेन, वे रेलगाड़ी से रह गए। तो द ट्रेन ऑब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे, हैड बीन मिस्ड बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, देम मैंने पहले बता दिया, उसने उनके द्वारा रेलगाड़ी छूट गई। अगला वाक्य सुरुचि हैड रिटन आर स्टोरी, सुरुचि ने एक कहानी लिखी। तो इसका आ स्टोरी सबसे पहले रखेंगे, हैड बीन रिटन बाय सुरुचि। तो दोस्तों आशा है कि आप पास्ट परफेक्ट को समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो भविष्यकाल के इस उपभाग का पैसिव वॉइस बनाने के लिए मुख्य क्रिया का तीसरा रूप और सहायक क्रिया बी के साथ, आई और बी कर्ता के साथ सेल बी और बाकी सभी के साथ विल बी का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, सिर्फ आई बी कर्ता के साथ हमें सेल बी का प्रयोग करना है और बाकी सभी कर्ता के साथ विल बी का उपयोग करना है। तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने बता दिया कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म और सहायक क्रिया आई बी के साथ सेल बी और अन्य सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करना है। आइए समझते हैं कुछ हम एग्जाम्पल के द्वारा। तो इसका पहला एग्जाम्पल है सी विल हेल्प अस। ध्यान रखना, यहाँ पे सी जो करता है, मैंने बताया था आई बी के साथ सिर्फ सेल करना है। तो सी विल हेल्प अस, वह हमारी सहायता करेगी। तो बात है इसका बी सेल बी हेल्पेड बाय हर, अस का क्या हो जाएगा, बी करता क्या बन गया, बी। इसमें जो बी है ना उसके साथ मैंने बताया था सेल बी का प्रयोग करना है। तो सी विल हेल्प अस का बी हो जाएगा, बी सेल बी हेल्पेड बाय हर क्रिया, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप हेल्प का हेल्पेड हो जाएगा। तो बी सेल बी हेल्पेड बाय हर, उसके द्वारा हमारी सहायता की जाएगी। आइए समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा। आई शैल रीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो आ लेसन ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर विल बी थॉट टू हिम बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, मी, इसलिए हम विल बी का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है यू विल राइट अ लेटर, आप एक पत्र लिखेंगे। तो आ लेटर सबसे पहले, विल बी रिटन बाय यू, यू का कुछ नहीं होता है, सिर्फ करता यू का यू ही रहेगा। तो अ लेटर विल बी रिटन बाय यू। तो दोस्तों आशा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप समझ चुके होंगे कि कहाँ क्या कौन सा सहायक क्रिया का प्रयोग करना है और कौन सी मुख्य क्रिया का प्रयोग करना है। आइए समझते हैं हम इसके तीसरे रूप को, क्योंकि इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है पैसिव का। तो आइए समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। भविष्यकाल के इस उपभाग में पैसिव वॉइस बनाने के लिए मुख्य क्रिया का तीसरा रूप अर्थात थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और आई बी के साथ, ध्यान रखना, आई बी कर्ता के साथ सेल हैव बीन तथा यू बी दे अन्य सभी के साथ विल हैव बीन लगाई जाती है। तो ध्यान रखना कि आई बी कर्ता के साथ हमें सेल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ता के साथ विल हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करना है और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप उपयोग करना है। आइए चलते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसका सबसे पहला पैसिव एग्जाम्पल है
ही विल हैव पोस्टेड द लेटर, उसने पत्र डाल दिया होगा, उसने पत्र डाल दिया होगा। तो द लेटर सबसे पहले विल हैव बीन पोस्टेड बाय हिम, मैंने बताया था कि सिर्फ आई वी कर्ता के साथ करना है काय का प्रयोग, शैल हैव बीन का, बाकी के साथ विल हैव बीन, इसलिए हमने विल हैव बीन का प्रयोग किया। सी विल हैव चेंज हर क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े बदल लिए होंगे। तो हर क्लॉथ जो वो है ऑब्जेक्ट है, हर क्लॉथ विल हैव बीन चेंज्ड बाय हर, विल हैव बीन चेंज्ड बाय हर। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, मैंने बीन नहीं लिख पाया, इसलिए बीन आएगा। कंक्लूजन है, इसका सारांश है, यहाँ पर हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन हिंदी को बिल्कुल अच्छी से उदाहरण से समझा। अगर आप अपना ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को अच्छी से समझना ज़रूरी है, और इसलिए इस आर्टिकल में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हिंदी में ये सभी टॉपिक को विस्तार पूर्वक से समझा। अब आप इनका स्वयं से अभ्यास करें तथा अपनी दैनिक चर्चा में प्रयोग भी करें, और आपको जहाँ पर भी समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट में लिख के बताएं, ताकि मैं दूसरा वीडियो बना के आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं और अच्छे से सिखा सकूं। तो आशा है कि आप समझ चुके होंगे सभी पैसिव वॉइस के प्रकार, कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आशा है आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी भली भांति इनको लिखेंगे, अच्छे समझ के लिखेंगे, और जहाँ पे समझ नहीं आया तो हमें कमेंट करके लिखाएं, और चैनल को भैया सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।